अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, गांव मोहल्ला का चुनाव यात्रा जो है साहब अब शुरू हो गया है। बीच में कोरोना वायरस की वजह से हम ज़रा थम सा गए थे, लेकिन इंशाल्लाह आज से हमने अपनी मुहिम शुरू कर दी है। हमारे साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक बेहद ख़ास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। अभी अभी उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। न सिर्फ उनकी पहचान मजलिस से होती है, बल्कि इससे भी बढ़कर उन्होंने बहुत सारा काम ऐसा किया है समाज के लिए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं शाकिर आलम साहब की, जो स्वराज फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और पिछले 30 साल से दिल्ली में अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सीधे उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो शाकिर साहब, बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आपने बहुत कीमती वक्त हमें दिया है सर। जी, थैंक यू। शाकिर साहब, सीधा सवाल मेरा आपसे यही है, पिछले 30 साल से आप अवामी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं। कहा यह जाता है कि लोग राजनीति में अवामी खिदमात अंजाम देने के लिए आते हैं। सवाल यह है कि जब 30 साल से आप समाज सेवा कर ही रहे हैं तो राजनीति में आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? बहुत ही अच्छा सवाल है। कई बार ऐसा लगा कि देखिए, जब मैं जिन लोगों के लिए काम करता हूँ, लेकिन कैसे कहा जाए, अरिस्टोटल ने एक बात कही है कि पॉलिटिक्स इज़ एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप मतलब इनको छोड़ के नहीं जा सकते। पॉलिटिक्स का ही एक रूप है, प्रशासन। जो सरकार का जो काम करते हैं, प्रशासन के लोग काम करते हैं। जब मैं कोई काम करता हूं तो ये लोग बाधाओं में आते हैं और वो हमें नहीं पहचानते। तो मुझे लग रहा है कि जैसे एक अथॉरिटेटिव वे में इनसे अगर बात करी जाए, ये काम ज़्यादा बेहतर ढंग से करेंगे और जिनके लिए मैं काम करता हूँ उस काम को मैं और बेहतर ढंग से कर पाऊँगा। ये दिस इज़ द ओनली रीज़न दैट आई हैव कम फॉरवर्ड। लेकिन हमारा जो इलाका है, किशनगंज का इलाका, आमतौर पर देखा जाता है कि यहाँ उन्हीं कैंडिडेट्स को लोग तरजीह देते हैं जो लोकेलिटी के रहते हैं, जो लोकल में रहते हैं। लेकिन आपकी अगर बात की जाए तो लंबा अरसा आपने दिल्ली में गुजारा है। ये बात सही है कि आपने प्रवासी मजदूरों के लिए काम किया है। क्या लगता है यहाँ के लोग, आम अवाम आपको एक्सेप्ट कर पाएंगे सर? हाँ, पहले तो सवाल ये देखिए, मैं आपको जरा बता दूं, जहाँ पर आप खड़े हैं इस जगह का नाम पवाखाली है। बगल में ही दोगाछी है, ताराबाड़ी चौक से बगैर, जो साबिक एमपी मौलाना सरल हक साहब थे, इनके घर के पास में ही है। दोगाछी 8 गाछी पंचायत है, दिगल बैंक ब्लॉक है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और मैं दिल्ली पढ़ने के लिए गया था। और मैं, ऐसा लगता है कि आज बहुत सारे लोग हैं, आप आज इस मुल्क में हैं, कभी मैं विदेश जर्मनी चले जाता हूँ, कभी मैं फ्रांस जाता हूँ, कभी मैं अमेरिका भी जाता हूँ। तो इसका क्या मतलब होता है कि मैं उन मुल्कों का हो गया? अगर मैं दिल्ली में जाता हूँ, दिल्ली में पढ़ाई के लिए गया था, मैंने पढ़ाई करी है। और प्रवासी बिहारी महासंघ का काम तो पूरा ऑल अक्रॉस इंडिया हुआ। असल में क्या है, हम कहना चाह रहे हैं कि दरअसल हमारे इलाके में एक शब्द है घोरेर छुआ। आमतौर पर ये वर्ड जो है साहब इलेक्शन के दौरान इस्तेमाल होता है और ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं उनको तरजीह दी जाती है, जो इलाके में रहते हैं, लोकेलिटी में रहते हैं, उन्हें घोरेर छुआ बोला जाता है और उनको जो है सब फोकस किया जाता है। क्योंकि आपका एक लंबा अरसा दिल्ली, किशनगंज से बाहर दिल्ली में गुजरा है, इसलिए हमने सवाल किया आपसे। नहीं, अगर एक तरह देखा जाए तो आप भी जैसे मतलब दिल्ली में आते जाते हैं, तो मेरा आना जाना हुआ जैसे। और हज़ार लोग जाते आते रहते, मैं कहाँ बाहर गया? मैं तो यहीं पर रहता हूँ। मतलब कि महीने में गया तो कभी जहाँ ज़रूरत पड़े, अगर मेरे गाँव में किशनगंज में ज़रूरत है मैं किशनगंज होता हूँ, दिल्ली ज़रूरत है दिल्ली में होता हूँ, चेन्नई ज़रूरत है चेन्नई में। तो कहाँ पर मैं घोरेर छुआ तो मैं छीके वाला मेरे को बाहर का कुनिया से होनू मोर बोली लाए बतावे सब लगे मैं कुनिया कोई विदेशी इम्पोर्टेड थोड़ा, मेरे को इटली से थोड़े सोनिया गांधी मन वही मैं तो ईडी का लोग छी कोई बातें छे तोरे के। अगर कोई तो गिटा बात अगर बोलो कि नहीं यहाँ बाहर कार्ड छे, बाहरे रो छे, घोरत नहीं रो छे, घोरमान मुगला को जहाँ भी बोले आप तो कांडा भरवार कोशिश करिए। मैं तो अलग। शाकिर साहब, अवाम का एक बड़ा तबका ऐसा है जिनसे जब बात की जाती है कि भाई शाकिर साहब मजलिस के भावी उम्मीदवार हो सकते हैं, तो अवाम का एक बड़ा तबका है जो ये कहता है कि कौन है शाकिर आलम? हम जानना चाह रहे हैं आपसे, कौन है आप? देखिए मेरे दोस्त, ये अगर अब इसमें दो पहलू होता है इसका। भाई कौन है तो ज़रा हीच नज़र से भी देखा जाता है और या फिर मुस्बत अंदाज में भी देखा जाता है। अगर आप मुस्बत अंदाज में, तो मैं उसको तारुफ समझता हूँ, तो मैं एक मुस्बत इंसान हूँ। जैसे अख्तरुल ईमान साहब कहते हैं कि अहिंसा का पुजारी अगर कोई है तो शाकिर आलम है। कई बार उन्होंने स्टेज पे बोला, मैं तो पहले उनको सलाम करता हूँ। तो वो मेरा अब कौन है का मतलब हुई शाकिर आलम। हाँ, व्हाट इज़ हिज इंट्रोडक्शन, अगर वो कहा जाए तो मैं बताऊँ आपको, अगर आप यदि जानना चाहें, और एक पॉजिटिव वे में, मुस्बत अंदाज में, सकारात्मक रूप से। तो मेरा नाम शाकिर आलम है, मेरे वालिद साहब का नाम कफीलुद्दीन है और दोगाछी गांव है। पहले भी मैंने कहा 8 गाछी पंचायत, दिगल बैंक ब्लॉक। और मेरी पढ़ाई लिखाई किशनगंज में भी हुई और दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई। और दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कॉलेज है, हिंदू कॉलेज, जो सबसे पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पूरे भारत में यदि कोई एक कॉलेज है जिसने सबसे ज़्यादा अगर IAS IPS IRS या क्लास 1 ऑफिसर दिया तो उसका नाम हिंदू कॉलेज है। मैं वहाँ से हूँ, तो मुझे लगता है कि जैसे कोई IAS IPS या बड़ा से बड़ा कमिश्नर या सेक्रेटरी लेवल का मेरे लिए कोई डर का नाम नहीं, मुझे दोस्त जैसा लगता है। तो यही
ही मेरा एक छोटा सा है, तो एक इस हिम्मत को, इस संगत को, इस कॉन्फिडेंस को, इस हौसले को मैं लेके चाहता हूँ कि उसको मैं इस्तेमाल करूँ लोगों के भलाई के लिए, लोगों के फलाह बहबूद के लिए। आप अक्सर अपनी तकरीरों में कहा करते हैं, अक्सर अपने इंटरव्यू में कहा करते हैं कि आप प्रवासी मज़दूरों के लिए लगभग 30 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। आप जब इलाके में लोगों से वोट के लिए जाएंगे, जाहिर है लोग आपसे सवाल करेंगे कि अब तक आपने हमारे लिए क्या किया है। गांव मोहल्ला जानना चाहता है कि शाकिर साहब ने ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र की आम आवाम के लिए अब तक क्या किया है। देखिए, एक चीज़ बहुत बड़ा सवाल है कि क्या किया है। आपको सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे ही मैं बात कर रहा था वर्बली। मैं चाहता हूं कि आपके अलावा आप हमारे सभी लोगों के सामने बात आनी चाहिए कि मुझे हर घर की चिंता है। मैं एक ऐसा वाहिद शख्स हूं, न जाने क्यों मैं ज़बरदस्ती दूसरों के गम को मैं ख़रीद लेता हूँ, दूसरों के दर्द को मैं लेता हूँ। मिसाल के तौर पर बर्मा के साथ जो हालत हुई है, इसलिए कि उसको जो है वोटिंग राइट नहीं था। कुछ ऐसी इंसिडेंट यहाँ पर भी होने वाला था। अभी दिसंबर के महीने में जब अब ये जो क्या कहते हैं इलेक्शन की जो सूची निकली, उसके अंदर में लगभग आधे लोगों का नाम गलत था। तो उसको सही कराने के पीछे मैंने पूरा जोखम झोला और हर मुमकिन मैंने कोशिश करी। तो किसके लिए किया था? वो यहीं के लोगों के लिए किया था ना, मैं तो बाकी लोगों के लिए नहीं करा। फिर दूसरा काम ये जो मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, उसका भी मैंने जिक्र किया कि ये जब लॉकडाउन का पीरियड में था, न जाने कहाँ से ये लोग पढ़ लिख करके आए थे, ये लोग कौन से कानून की बात कर रहे थे। या लॉकडाउन पीरियड में अगर कोई इमरजेंसी के लिए अपने बच्चे के दवाई के लिए अगर जाते थे या किस काम से जाते थे, पूछे बिना भी आंखों में पट्टी बांध करके दौड़ के जाके पीटा करते थे। मैंने इसमें कदम बढ़ाया, मैंने इसको रुकवाया। तो किसको मैंने रुकवाया? मैं तो किसी और जगह के लिए नहीं। शाकिर साहब ने चुनाव से पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा है और सियासी गलियारों में चर्चा है कि आप उम्मीदवार भी हो सकते हैं और इसकी आपको आस भी है। पार्टी अगर आपको उम्मीदवार बनाती है, जाहिर है हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होता है, हर उम्मीदवार का अपना मैनिफेस्टो होता है। उसके जहन में होता है कि अगर मैं जीतता हूं तो मैं अपने इलाके के फलाह बहबूद के लिए ये बुनियादी काम करूंगा जिसका होना बेहद लाजमी है। सीधे तौर पर गांव मोहल्ला जानना चाहता है ठाकुरगंज के वो बुनियादी मसाइल कौन से हैं जिसको करना शाकिर साहब तरजीह देंगे। मेरे भाई, अब मुझे लगता है आपने मेरे दिल की आवाज़ को दावत दे दी आपने कि मैं क्या करना चाहता हूँ। देखिए, एक चीज़ मैं आपको साफ बताऊं कि लोग जिसको पॉलिटिक्स कहते हैं, न जाने क्यों मैं उसको इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में देखता हूं। मैं उसको इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि इकोनॉमिक्स कोई सब्जेक्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि लोगों का रोज़गार कहाँ से हो, घर में पैसे कैसे आए, उनका चूल्हा कैसे जले, उनकी ज़रूरियात कैसे पूरे हों। ये एक पहलू मुख्तसरन इस्तिलाह अगर आप बाद में मुझे प्रवासी बिहारी महासंघ का कराएं अलग से तो शायद मैं ज़्यादा करूँगा, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ज़्यादा काम किया है। तो अभी मुझे हर घर की ये चिंता है कि उसका रोज़गार कैसे हो, उनकी आमदनी कैसे हो। उसके लिए मैंने एक काम बहुत पहले से करके बैठा हूँ। 1992 ऑनवर्ड से प्रवासी बिहारी महासंघ को बनाया। जो लोग भी प्रदेश जाते हैं और कमाने के लिए, उन्हीं की वजह से ये चमक दमक जो भी चारों तरफ आप देख रहे हैं, अपने अपने चारों तरफ ये गाड़ियाँ, ये बंगले, ये चीज़ें, ये सोना चांदी, ये हुस्न और ये फैशन लोगों का, इस ऑल बिकॉज ऑफ द मनी अर्न फ्रॉम आउटसाइड। किशनगंज से जब बाहर पैसे आए हुए हैं और कमाने वाले अगर कोई हैं तो वो है प्रवासी लोग। उनके लिए मैंने काम करता रहा हूँ लगभग पिछले 30 सालों से। फिर मैंने दूसरा सोचा कि अब जैसे लॉकडाउन के पीरियड में सरकार इस प्लान में है कि वापस जो है आप लोगों को यहीं पर ठूस दिया जाए। जैसे हम चली छा कोजना गए ग्वाली घोर मुर्गी लाग देशे ढुका मुर्गीर खुपी ढुका तो वरा देशे सरकार प्लान है कि खुपी ताने फिर ढुकाई दिवे कि जाति खुपी रहो मुर्गीलर मन यानी तो ग्वाली जा रहो गोरुलर मन। तो मी यहसत ना यहचा मूल्य खन दबाने वही। और चूँकि मैं एक खुद MBA छी, मैं कितनी बार मैंने कहा कि मैं खुद MBA भी हूँ, मैं जानता हूँ व्हाट बिजनेस इज़ ऑल अबाउट। आप मुझसे बात कर लीजिए, आप डोमेस्टिक लोकल बिजनेस की बात कीजिए, नेशनल बिजनेस की बात कीजिए, इंटरनेशनल बिजनेस की बात कीजिए, शायद ऑन द स्पॉट में शायद उस पॉइंट पे भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अपने नॉलेज को, अपनी डिग्री को, अपने हुनर को, अपने कैलिबर को, अपनी एबिलिटी को, अपने कॉन्फिडेंस को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ यहाँ के लोगों के लिए जो रोज़गार हो। और एक मिनट से एक वर्ड मेरा छूट रहा है प्लीज़, कि उसको एक शब्द में अगर कहा जाए, जब मैंने इतना कुछ कहा कि एक तो प्रवासियों के लिए मैं बाहर काम कर ही रहा हूँ ऑल अक्रॉस इंडिया, इस जगह पर जो मैं काम करना चाहता हूँ सर, वो काम ये है कि उसको मैं औद्योगिकरण लाना चाहता हूँ। औद्योगिकरण, यहाँ पर ये जो खेत देख रहे हैं आप चारों तरफ ये खाली, न जाने क्यों मुझे यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया के लिए मुझे अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल यूनिट बना सकता हूँ, जगह जगह अलग अलग प्लांटें लगा सकता हूँ, जो हर किस्म का जो है मैं यहाँ पर उद्योग लगाना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं शाकिर साहब का ये मानना है कि रोज़गार से इलाके को बेहतर किया जा सकता है। एक सवाल जो मैंने पहले भी किया था उसी को दोहराना चाहूँगा।
सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से ये स्पष्ट हो चुका कि किशनगंज, सीमांचल का सबसे पिछड़ा इलाका किशनगंज और किशनगंज ज़िले का ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र सबसे पिछड़ा माना जाता है हर एतबार से। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से आपने तालीम हासिल की और हिंदू कॉलेज सबसे बेहतर कॉलेज माना जाता है। MBA किया है आपने, ज़ाहिर चीज़ों को बहुत बारीकी से समझते हैं। सीधे तौर पर जानना चाहते हैं कि शाकिर आलम साहब एजुकेशन के सेक्टर में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, क्या क्रांति लाना चाहते हैं? देखिए, मैं अगर एजुकेशन की फील्ड में अगर आप मुझे देखें तो दो चीज़ मुझे दिख रही है। एक तो ये कि जो एग्जिस्टिंग है, जो मौजूद है, जो स्कूल कॉलेजेस जो भी है, जैसे मारवाड़ी कॉलेज है, नेशनल कॉलेज है, वगैरह वगैरह कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, ये एग्जिस्टिंग सिस्टम है। गवर्नमेंट का बजट है इसके लिए, सारा सिस्टम रन कर रहा है। जो काम फंक्शनिंग में नहीं है, मैं इसको फंक्शनल बनाना चाहता हूँ कि इनसे काम करवाना चाहता हूँ। आप जिस तरह से भी ये माने, अगर ये काम करने लग जाए तो मुझे समझ में जो आता है कि आधी इससे ज़्यादा समस्या तो हल हो जाएगी, और मुझे बिल्कुल दिख रहा है पॉसिबल है। दूसरा काम मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ और चीज़ें जो नहीं है, हमारे यहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, MBA के लिए कोई नहीं है, पॉलीटेक्निक नहीं है, ITI नहीं है, तो मैं इन चीज़ों के लिए भी मैं काम करना चाहता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी में कायम करना चाहता हूँ इस जगह पे, जो सारी चीज़ें हो। और साथ साथ मैं सुरजापुरी सब्जेक्ट को भी जोड़ना चाहता हूँ कि ताकि कई बार अपनी मादरी ज़बान में भी बहुत सारे लोग जो बाहर नहीं जा पाते हैं, तो इसमें भी उनको डिग्रियाँ मिले। यहाँ तक कि जो उलमा हजरात हैं, पढ़ लिख करके आते हैं, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई सिर्फ जन्नत के लिए मरने के बाद उनको फ़ायदा मिलता है। मैं उन लोगों के लिए कोई रास्ता इस यूनिवर्सिटी में निकालना चाहता हूँ कि हाफिज़ों के लिए भी, मौलवियों के लिए भी, मुफ्तियों के लिए भी, काजियों के लिए भी उस यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा रास्ता निकालूँ कि कई बार जब यूनिवर्सिटी को डिग्री देगी तो दुनिया उसको रिकग्नाइज़ करेगी। मैं उन लोगों के लिए भी काम करना चाहता हूँ। तो एक तालीम का मैंने दो पहलू आपको बताया। एक तो ये जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको इम्प्रूव और फंक्शनल बनाना चाहता हूँ, और दूसरा काम का मैं एक यूनिवर्सिटी कायम करना चाहता हूँ। और सारी चीज़ें जो स्किल, अनस्किल या जो भी कह लीजिए जिसकी ज़रूरत है, जिससे रोज़गार बने, मैं वो काम खड़ा करना चाहता हूँ उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। शाकिर साहब, एक चुभता हुआ सवाल है। आपके बारे में कहा जाता है कि आपने इलाके को बहुत सारा वक्त नहीं दिया है, इसलिए आपको नहीं पता है कि ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं। हम सीधे तौर पर आपसे जानना चाहते हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं जिनका हल होना चाहिए, और आपके हिसाब से इलाके की समस्याएं कौन कौन से हैं? देखिए, बहुत आपने सही कहा। अभी कुछ दिन पहले मैं बस्ता गया तो बस्ता वाले कह रहे थे कि भाई हमारे लड़कियों की तो शादी नहीं होती और लड़कों की भी, क्योंकि लोग यहाँ पर आना नहीं चाहते, परेशान हैं। और वहाँ इस पार भोलमारा देखिए, उस पार वो देखिए, उसके बगल में जो कोल्हा बस्ती जाके देखिए, वहाँ पर ऐसा लगता है इस टाइम में वो किसी झील में रह रहे हैं। और फिर खरखरी और भेरभरी के बीच में भी देखिए, वहाँ से किशनगंज बहुत नज़दीक है। अगर एक पुल दे दिया जाए तो बड़ी आसानी होगी, वरना उनको बहुत ही लंबा रूट से गुजरना पड़ता है। मैं दल्ले गाँव गया, दल्ले गाँव में भी वहाँ पर भी शादी ब्याह का मसला है। कोई आदमी जाके वहाँ पर कम्युनिकेशन इतना ख़राब है कि कोई उससे वहाँ पर कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। ऐसे ऐसे मसले हैं। मैं तो वाकिफ़ हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा कि यहाँ के रोज़गार मुझे दिखता है कि लोगों के पास रोज़गार के कोई साधन नहीं सिवाय खेती बाड़ी के। अब वहाँ भी नहीं है तो लोग जो प्रदेशों में जाते हैं। मैं तो वाकिफ़ हूँ यहाँ के मसलों से, और इंशाल्लाह मैं, अगर आप मेरा एक प्लान अगर आप सुनेंगे जी, तो बजाय ये कहने के मैं 2 4 5 आपको नाम लिखा दूं कि मैंने क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या कॉन्सेप्ट बनाया है, अगर आप सुनना चाहते सुन लीजिए। कि ये कहने की ज़रूरत है कि वो मुझे नहीं भी कहेगा, तो 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊं कि जहाँ तक ये जो रोड कम्युनिकेशन के बारे में 2 कॉन्सेप्ट है। जो एक तो वो कम्युनिकेशन हुआ जो इलेक्ट्रॉनिक है। मान लीजिए टेलीफोन, अभी आप इंटरनेट में देख लीजिए 0.0123 चलता है। मैं पेमेंट करता हूँ लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, कई बार वो नहीं है, और हम लोग दुनिया से कटे हुए हैं। आज की तारीख में बहुत ही ज़रूरी है। मैं जैसे भी होगा मैं उसको अप टू डेट करूँगा। दैट विल बी एज गुड एज एनीथिंग वन कैन एक्सपेक्ट। एक तो वो चीज़ हो गई कि जो टेलीकॉम है, टेलीकॉम को बिल्कुल अप टू डेट करूँगा। आपको लगेगा जैसे मैं बॉम्बे में, दिल्ली में रहता हूँ। कैसे होगा आप मुझ पे छोड़ दीजिए, आप, मैं जानता हूँ। दूसरी चीज़, जो रोड के बारे में मैंने आपको पहले कहा, तो उसके लिए जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से है कि आप जिस टाइम चाहें 24 घंटे के अंदर में, आधी रात को भी चाहें, तो एक गांव से दूसरी गांव जाना, चाहे वो नदी हो, नाला हो, सड़क हो, कुछ भी हो, तो वो हर एक चीज़ जो कनेक्टेड होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कि कई बार डरने की ज़रूरत नहीं, जो कि आज ऐसा नहीं है। मैं अपनी गाड़ी लेके मैं अपने ब्लॉक, अपने दिघल बैंक नहीं जा सकता हूँ, और कई बार मैं यहाँ पर आपका दिघल, ये ठाकुरगंज जो ब्लॉक जाता हूँ, तो ब्लॉक के बगल की जो सड़क है, कई बार जब पानी हो जाए तो कई बार डर लगता है कि गाड़ी ना रुक जाए। तो आज ऐसा नहीं, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट रोड के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में ऐसा है। पहले कहा, मैं थोड़ा दोबारा सरल में क्षणों में बता देता हूँ
कि जब चाहें जहाँ चाहें आप जो है दौड़ता हुआ जा सकते हैं, उस तरह की सड़कें मैं प्रदान करूँगा। और कुछ जगहों पे छोटी छोटी सड़कें हैं, 2 गाड़ी पास नहीं हो सकती है, उसको भी समाधान करना है। शाकिर साहब, तमाम पहलुओं पर तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये इलाका जहाँ किसान बसते हैं और बड़ी संख्या में किसान बसते हैं, किसानों के मुद्दे पर आप कुछ नहीं कह रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा कहा आपने कि देखिए अगर किसान देखें, वक्त बदल गया है, ज़माना बदल गया है। अब यहाँ पे लोगों के बगल में अगर आप बैठेंगे तो आपको लगेगा कि 100 साल पुराना तरीका है इनके खेती करने का, जबकि इतना हाईटेक ज़माना हो गया, कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको अप टू डेट किया जा सकता है। कोई गाइड नहीं, एक से एक अधिकारी बैठे हुए, एक से एक विभाग बना बैठा है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। अब मैं समझता हूँ कि उसको लाया नहीं गया, यहाँ पर कोई लाने वाला नहीं है। मुझको आविष्कार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ है। चलिए अकबर साहब, एक अहम सवाल आपसे करना है। आपने टेक्नोलॉजी की बात की, आपने रोज़गार की बात की, आपने इंडस्ट्री की बात की। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इलाके की गरीबी दूर कैसे होगी? देखिए, गरीबी दूर करने के लिए लोगों का मिजाज ये है कि रोटी, कपड़ा और मकान, इससे लोगों की गरीबी दूर होती है। सच में इससे गरीबी दूर नहीं होती है। सच तो ये है कि अमर्त्य सेन ने कहा है कि क्षमताओं का अभाव ही गरीबी है। जो व्यक्ति जिसके पास क्षमता नहीं है वो गरीब है, जो व्यक्ति विवेकशील नहीं है वो गरीब है, जिसके पास वैचारिक शक्ति नहीं है वो गरीब है, जो समाज प्रगतिशील नहीं है वो गरीब है। आखिर ये समस्याएं दूर कैसे होगा? ये समस्याएं दूर होगी, उनके पास सही एजुकेशन आना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन से ही इंसान की वैचारिक शक्ति का विकास होगा और इससे उनके रोज़गार के स्रोत पैदा होंगे, ताकि वो गरीबी को दूर कर सकेंगे। गरीबी को दूर करने का सबसे अहम फैसला ये है कि आप सबसे पहले बच्चों को अच्छी एजुकेशन दीजिए। अच्छी एजुकेशन के लिए अच्छे कॉलेजेस चाहिए, अच्छी आर्थिक उन्नति के लिए, जैसे कि अभी किसान देखते हैं आलू उगाते हैं लेकिन आलू को बेच देते हैं। क्या ऐसा फैक्ट्री क्यों नहीं बनाया जाए कि जिससे चिप्स बनाया जाए, यहाँ पे बेहतरीन चिप्स बनाया जाए, कुरकुरे मुरमुरे ये सारी चीज़ बनाए जाते हैं। हमारे किसान भाई जो है मकई उगाया बेच दिया, क्यों ना ऐसे फैक्ट्री तैयार किया जाए। ये सारे चीज़ों पे बातें हमारी शाकिर साहब से हुई है। ये प्लानिंग चल रहा है इनका कि हमें अगर विधायक बना दिया जाता है तो मैं ऐसे फैक्ट्रियाँ लगाऊंगा जिससे कि लोगों को रोज़गार मिलेगा और लोगों को ये जो सारी चीज़ें पैदा होगी ये यहीं पे इसको मॉडिफाई करके लोगों को मतलब ये इसको बाहर बेचा जाएगा। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि क्या ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारी जो उम्मीदें हैं, ख्वाहिशें हैं, क्या मजलिस में रहकर पूरी हो पाएंगी? बिल्कुल, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। मजलिस तो एक पार्टी है जो विकास ही के लिए ये पार्टी काम कर रही है। और आप जाके हैदराबाद देखिए, लोगों की कितनी खुशहाली है। मजलिस को ही क्यों चुना शाकिर साहब आपने? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है कि देखिए यहाँ पर 2 फैक्टर है जो मुझे तस्लीम कर लेना चाहिए कि हम लोग, अगर आप लाख भी कह लें कि कई बार मैं खुद पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होकर बात कह रहा हूँ, किताबों में कुछ अलग पढ़ता हूँ लेकिन ज़मीन में अलग देखता हूँ। वो पार्टियों की बात आप कर लीजिए जो अपने आप को सेकुलर है, आप जाके देखेंगे जहाँ पर वो ब्राह्मणों की मेजोरिटी है तो वहाँ पर एक ब्राह्मण को डालते हैं, राजपूत की मेजोरिटी है तो उसको डालते हैं। कहीं पर अगर मुसलमान है तो वहीं पर, जैसे भाजपा को देखिए कम्युनल पार्टी है लेकिन किशनगंज में शाहनवाज को लाके डाला, लेकिन शाहनवाज को ही क्यों डाला? अब यहाँ पर नरेंद्र मोदी को लाके क्यों नहीं डाला? तो ये लोग तो सभी लोग करते हैं। लेकिन आमतौर पर कहा जाता है कि जिस देश में 17 से 18% मुसलमानों की आबादी हो, वहाँ पर अगर आप बहुसंख्यक से मज़हब के नाम पर टकराव कर रहे हैं या उनसे अगर आप कंपटीशन कर रहे हैं तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आप उन्हीं को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। ऐसा एलिगेशंस ओवैसी साहब पर लगते आ रहे हैं। देखिए, बोलने के लिए कोई मना नहीं, कोई टैक्स नहीं लगता, कोई भी कुछ कह दें। मैं जितनी भी बातें मैंने कही, मेरा जो ऑलरेडी सेड वर्ड्स हैं, जो कॉल हो चुका है, मेरा वो एक गवाह है कि मैंने कभी मज़हब की बात ही नहीं करी। मैं कहा मज़हब तो एक अलग चीज़ है, आदमी मस्जिद में जाके इबादत करे, जिसको पूजा करना मंदिर में जाके करे। यहाँ पर तो जगह ही है, कोई भी बंदा आज कुछ कह ले, लेकिन ये भारत का संविधान ऐसा है, इस्टेब्लिशमेंट ऐसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है। आपकी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी आप मुसलमानों को मुत्तहिद करने की बात कर रहे हैं। जब पार्टी का नाम मुसलमानों पर है, उनको मुत्तहिद करने को है, जाहिर है आपके पास गैर लोग कैसे आएंगे सर? देखिए, सवाल है कि देखिए कई बार लोग कहते हैं कि इंग्लिश में एक वर्ड है, चूँकि आप खुद ही बहुत हाईली एजुकेटेड हैं तो मुझे लगता है कि शायद मेरी बातें आप तक चली जाएंगी। आप अपने शब्दों में आसान कर दीजिए कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, आदमी का काम ही बोलता है। तो आप असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे एक मसीहा हैं, कोई शक नहीं कि मुसलमानों के एक अलंबरदार हैं, हमारी एक आवाज़ हैं। 3 तलाक बिल पे भले ही उनको नहीं रुकवा पाए और 371 को नहीं रुकवा पाए, लेकिन आवाज़ तो उठाई, दुनिया को बताया तो दिया कि आखिर ये गलत है। आज भी अगर कोई मुसलमानों पे होता है तो कोई शक नहीं कि हमारे अलंबरदार हैं मुसलमानों के वो।
ये पार्टी मुसलमानों के साथ और दलितों के साथ जो प्रॉब्लम होती है वो उठाती है। लेकिन अगर आपको इंसान इसको अगर कम्युनल कहे, वो खुद ही उसका माइंड ही कम्युनल है। जिन पार्टियों को हम और आप सेकुलर कहते हैं, उन पार्टियों की तरफ से लगातार यही कहा जाता रहा है कि जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, मोदी जी पीएम बने हैं, कहीं ना कहीं देश में मुसलमानों को दिग्भ्रमित करने के लिए ओवैसी साहब को कहीं ना कहीं जो एक मुखौटा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बात में सच्चाई कितनी? इसमें कोई सच्चाई नहीं है, बिल्कुल वो गलत बात है। अब मैं पहले भी जो आपको बोला उसी सेंटेंस में कहता है कि उनके कामों को देखिए, उनके अल्फाजों को देखिए, जो कुछ वो कर रहे हैं सिर्फ विकास की बात करते हैं, हमारे हिफाजत की बात करते हैं, हमारे अधिकार और राइट्स की बात करते हैं, हुकूक इंसानी की बात करते हैं। और यहाँ तक कि रही बात मज़हब की, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स पे मज़हब वही चीज़ हम जानना चाहेंगे। आमतौर पर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो ये कहते हैं कि ओवैसी साहब जितना मुसलमान करेंगे, उनके मुद्दों की बात करेंगे, उनके हक की बात करेंगे, देश की बड़ी आबादी, बहुसंख्यक यानी हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ठेस पहुंचेगी, कहीं ना कहीं वो अपने आप में मुत्तहिद होंगे, भले ही आप मुत्तहिद ना हो। देखिए, आपका सवाल वाकई बहुत ही अच्छा है अगर आप कहें तो। लेकिन अगर मान लिया जाए अगर ओवैसी साहब नहीं कहें तो आज तक तो मुसलमानों ने कांग्रेस का दामन को थामा था। और सच्चर कमीशन की रिपोर्ट कह रही है कि अगर इस हिंदुस्तान में अगर दलितों से भी अगर पिछड़ा हुआ कोई आदमी है तो वो तो मुसलमानों की हालत को बताया सच्चर कमीशन ने। तो अब जिसको हमने मसीहा माना, जिसको आज तक काम लेकर 70 साल से ज़्यादा हो गए, जिसके भरोसे हम चलते रहे, वो हमारे लिए कुछ कहने को नहीं तैयार है। बाबरी मस्जिद का सवाल है, वो चुपचाप बने बैठे हैं। 3 तलाक का मसला वो चुपचाप बने बैठे हैं। तो फिर हमारी आवाज़ को कौन उठाएगा? आप यही मान लीजिए कि हमारी आवाज़ को उठाने वाला अगर कोई है तो असदुद्दीन ओवैसी है। अगर इसका आवाज़ उठाना अगर वो कम्युनल है तो हाँ, वो कम्युनल हैं और वो मेरी राय में वो जस्टिफाइड हैं, अपनी जगह पर सही है। अगर कुछ जिसको जो भी नाम दे दिया जाए, आप मुझे मेरे वालिदैन ने शाकिर आलम बताया, आप मुझे जाहिद आलम भी कह सकते हैं। बोलने वाला कुछ भी बोल दे, तो सवाल नाम से कुछ नहीं होता। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने आप एक सेकुलर हैं, बल्कि ये कहिए कि मुसलमानों की आवाज़ को उठाने का एक ज़रिया है। ऐसा नहीं कि वो दलितों की आवाज़ नहीं उठाते। बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है और जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं, शाकिर साहब आने वाले चुनाव में मजलिस का परिणाम किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है कितनी सीटें जीत रहे हैं आप लोग? देखिए, एक चीज़ तो मैं, जहाँ तक पार्टी का आपने अच्छा सवाल शुरू में भी कर देना चाहिए था, मुझे बोल देना चाहिए। मैं एक अभी हाल ही में हुआ, 2 दिन भी नहीं हुए कि मैं एक मेंबर बना हूँ, तो मेरी हैसियत और औकात कितनी है आप जान सकते हैं। तो मुझे पार्टी के बिहाफ पे कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। जो कुछ भी मैंने अब तक बोला है पहले भी, तो मैंने अपना ये पर्सनल ओपिनियन आपको दिया है। अगर कोई मिस्टेक भी है तो मैं उसको खुद ही शोल्डर करूँगा, वो मेरा मिस्टेक था। पार्टी के बिहाफ में बोलने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। और कितनी सीटें जीतेंगी, कोई प्लानिंग के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। उस टॉपिक पर किसी सीनियर से मेरी बात नहीं हुई। सिर्फ इतना मैं जानता हूँ कि जो अगर हमारे बिहार के अंदर में कोई हमारा मसीहा है, कोई अलमबरदार है, कोई मेरा रहबर है, कोई लीडर है, और कोई मैंने एक लक़ब दिया है अख्तुल ईमान साहब को, वो हैदर कर्रार है, मैंने ही इसका इस्तेमाल किया उनके लिए, वही है, मैं उनको ही जानता हूँ। वो जो मुझे कहेंगे वो मैं काम करूँगा। वही हमारे लीडर हैं, हमारे भावी सांसद हैं, हमारे लीडर हैं, हमारी आवाज़ को बुलंद करने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बहुत दूर रहते, सबसे पहले तो मुझे अख्तुल ईमान साहब के पास जाना पड़ेगा। टेलीफोन भी मैं ओवैसी साहब से बात करने की हिम्मत नहीं रखता हूँ, मैं अख्तर साहब से बात करूंगा। तो मेरा तो सच बात पूछिए तो मेरे सरदार, मेरे सरकार, अब मेरा सब कुछ, मेरे अलमबरदार, मेरे हाकिम, मेरे रहबर सब अख्तुल ईमान साहब हैं। अब कुछ भी पूछना है तो आप मेरे अख्तुल ईमान साहब से पूछिए, वही बताएंगे। चलते चलते शाकिर साहब, हम चाहेंगे कि हमारे गाँव मोहल्ला के व्यूअर्स को योम आज़ादी की जो शुभकामनाएँ हैं आपकी तरफ से होनी चाहिए, और योम आज़ादी की तरफ से के मौके पर आपकी तरफ से क्या संदेश है वो भी ज़रूर दीजिए प्लीज़। हाँ बिल्कुल, 15 अगस्त आने ही वाला है मेरे दोस्त, कि यही 15 अगस्त है 1947 को ये मुल्क आज़ाद हुआ था। और हम जो है इसको एक खुशी के तौर पे मनाते हैं, वाकई जश्न की बात है। और इसका अगर श्रेय किसी को जाता है तो हमारे पूर्वजों को जाता है, हमारे आबा व अजदाद को जाता है, और उन लोगों ने जिन्होंने खून बहाया, अपनी ज़िंदगियां गंवा दी, सब कुछ लुटा दिया, बहुतों की ज़िंदगियां तबाह हो गई, और किसके लिए? हमारे खातिर हैं। तो ऐसे लोगों को मेरा नमन है, मेरा सलाम है। और लेकिन साथ साथ मेरा ये भी एक सवाल है कि सिर्फ इतना ही नहीं कि जो चला गया तो चला गया, वो वक्त जिन्होंने जाने दे दी, लेकिन अभी जो मौजूद है इस मुल्क के जो शहरी हैं, मेरे भाई बंधु हैं, कि इनका भी एक फ़र्ज़ है कि इस मुल्क को महफूज रखा जाए, इसमें शांति बनाए रखा जाए, और इनको हर तरह से बचाया जाए, इनको प्रगति की ओर ले जाया जाए, और हर किसी को अपना योगदान देना चाहिए। बिकॉज़ नेशन कम्स फर्स्ट देन द रेस्ट।